हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिबॉर्न एट 18 द ग्रैंडमा टेक्स चार्जेस ड्रामा के सेकंड एपिसोड के बारे में। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोई उसके दोस्तों के साथ में यूजिन को प्रपोज करने की और उसे धोखा देने की प्लानिंग करता है, और इस एपिसोड में अब हम उसके आगे की देखते हैं। और फिर जोई ये सारी प्लानिंग करके यूजिन के पास आता है और जोई यूजिन के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये कॉफी लाया हूँ यूजिन, लो पी लो। और फिर यूजिन कहती है, मेरे पास गेम खेलने के लिए टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। और फिर जोई यूजिन से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो क्या करोगी तुम। और फिर जोई नीचे झुककर यूजिन के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और फिर यूजिन उसे कहती है, लगता है तुम्हें मेरे हाथ की पिछली मार कम पड़ गई थी और तुम फिर से मेरे हाथ से पिटना चाहते हो। और फिर जोई कहता है, तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और तुम इस बात को मुझसे छिपाना चाहती हो, लेकिन तुम इसे मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। और फिर हम देखते हैं कि जोई के सारे दोस्त पीछे छिपकर ये सारा डिस्कशन देख रहे होते हैं। और तभी यूजीन वहां टेबल के नीचे कुछ ढूंढने लगती है और जोई उसे पूछता है, तुम आखिरकार क्या ढूंढ रही हो। और फिर यूजीन उसे बिना कुछ कहे उसके सिर पर एक मोटी सी किताब से धड़ाम से मार देती है और बेचारा जोई टेबल के नीचे गिर जाता है। और उसके सब दोस्त ये सब देखकर अंदर से हिल जाते हैं। वो सब दौड़कर तुरंत जोई को उठाने के लिए वहां आते हैं। और अब यूजिन जोई को कहती है, देखो मेरे सामने ऐसी फालतू बातें मत किया करो, वरना मैं तुम्हारी हालत इससे भी बुरी कर दूंगी, समझे। और फिर जोई का दोस्त क्लार्क वहां आता है और जोई से कहता है, अरे भाई, लगता है तुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चल यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है ये लड़की तुझे पसंद तो करती है, लेकिन। और फिर जोई उसके दोस्त की बात काटते हुए कहता है, अरे यार, ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये मुझे पसंद करती है, पर पता नहीं क्यों ये मान ही नहीं रही है। और फिर आगे जोई कहता है, शायद ये इसलिए नहीं मान रही है कि कहीं इसकी बेइज्जती ना हो जाए और सबके सामने इसकी इंसल्ट ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जोई जब नीचे गिरा था तो उसका फोन भी नीचे गिर गया था और उसमें एक कॉल आ रहा होता है। यूजिन उसके फोन को उठाकर देखती है कि उसके फोन पर किसी जॉनसन का कॉल आ रहा है और यूजिन ये देखकर हैरान हो जाती है और जोई से पूछती है, क्या तुम यूकी सोंग जॉनसन नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो, इसका तुम्हारे फोन पर कॉल आ रहा है। और जोई बेचारा ये बात सुनकर खड़े हो जाता है और सोचता है, इसे कैसे पता चल गया यार। और वो धीरे से यूजिन को कहता है, तुम्हें कैसे पता। और फिर वो कहती है, तुम्हारे फोन पर उसका कॉल आ रहा है। और फिर वो कहता है कि हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है। और फिर ये बात कहकर जोई यूजिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और कहता है, देखो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, समझी तुम। मैं जॉनसन फैमिली से हूँ, इस बात का यहाँ किसी को नहीं पता है और मैंने इस बात का डिस्कशन यहाँ पर किसी से नहीं किया है, इसीलिए इस बात को तुम सिर्फ अपने तक ही रखना। और इस बात को सुनकर बेचारी यूजिन सोचती है कि हाय मेरी किस्मत, कितना खराब और बिगड़ा हुआ लड़का मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। इन सब के बीच फिर यूजिन उसे चुपचाप देख रही होती है और फिर जोई कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। और फिर वो उसके बेल्ट और शर्ट को थोड़ा ऊपर करके कहता है, क्या मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। और ये बोलकर जोई यूजिन के सामने शो ऑफ करने लगता है। वो बेचारा सोचता है कि इससे उसे और ज्यादा अटेंशन मिलेगी और वो अजीब तरीके से यूजिन के सामने हरकतें करने लगता है। और यूजिन उसे वहां पर तब तक कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो उसे तुरंत एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो वहां से चली जाती है। जोई उसे पीछे से बोलता है कि तुम चाहे जितनी एक्टिंग कर लो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। और फिर हम स्क्रीन पर एक नया सीन देखते हैं जहाँ पर यूजिन स्कूल के स्टाफ रूम में आती है और टीचर यूजिन से कहती है कि तुमने इतना हार्ड क्वेश्चन बिना एक्सप्लेनेशन के कैसे सोल्व कर दिया। और यूजिन वहां कुछ नहीं कहती है, लेकिन टीचर उसे कुछ और क्वेश्चंस दे देती है। उसे लगता है कि उसने कहीं तुक्का तो नहीं मारा, इसीलिए वो उसे ये सब क्वेश्चंस दे रही होती है। फिर टीचर्स वहां से बाहर चली जाती है और वो बाहर जाके यूजिन की कॉपी देखती है तो वो देखती है कि यूजिन वो सब क्वेश्चंस भी सोल्व कर चुकी है जो टीचर्स खुद आज तक नहीं कर पाई थी। और फिर टीचर तुरंत वापस टीचर्स रूम में जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि यूजिन ने अभी जो टीचर ने उसे क्वेश्चंस दिए थे वो उन सब क्वेश्चन पेपर्स को भी सोल्व कर चुकी है। और ये सब देखकर बेचारी यूजिन की टीचर हक्की बक्की रह जाती है। वो सोचती है कि कहीं यूजिन कोई साइंस की टॉपर तो नहीं है, इसीलिए वो यूजिन से पूछती है कि तुमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। यूजिन बताती है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था मैम, बस मैंने इसे एक बार देखा और एक ही स्टेप में सोल्व कर दिया। ये बात बोलकर वो भी वहां से चली जाती है और बेचारी यूजिन की टीचर ये सब सोचती ही रह जाती है और बेचारी यूजिन की टीचर ये सब देखकर हैरान रह जाती है। फिर हम स्क्रीन पर एक नया सीन देखते हैं। जोई अभी भी उसके मन में ख्याली पुलाव पका रहा है और वो अभी भी उसी बात में उलझा हुआ है और सोच रहा है कि यूजिन उसे पसंद तो करती है, लेकिन उसने ये सब उसकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए किया होगा, इसीलिए उसने सबके सामने मुझे हाँ नहीं किया। और फिर वो सोचता है कि उसने ये सब ड्रामा इसलिए किया होगा ताकि क्लास में इस बारे में किसी को पता ना चल जाए। अब वो वहाँ उसके पास खड़े क्लार्क से कहता है, आज मैं यूजिन को अपने दिल की बात बता
बताकर रहूंगा। उसका इस बात से मतलब है कि वो उसे फेक प्रपोज करेगा और जब यूजीन हाँ कर देगी तो वो सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देगा और उससे वो बदला ले लेगा। जिससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा लेकिन उसे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी क्योंकि बेचारा इतनी बार पिट चुका है, तो वो ये सब सोचकर ही अब खुश हो रहा है। और फिर जॉय अपने उसी लफंगे वाले अंदाज में एक बड़ा गुलदस्ता लेकर कैंटीन में आता है ताकि वो थोड़ा बहुत इंप्रेशन बना सके और उसके दोस्त उसके ऊपर पार्टी पॉपर और रिबन्स की बारिश करवाते हैं जिससे वो उसका अच्छा माहौल बना सके और जॉय यूजीन को अच्छे से प्रपोज कर सके। और फिर रोया भी उसे कैंटीन में आते हुए देख लेती है क्योंकि वो भी वहीं बैठी होती है और फिर वो उसे देखकर सोचने लगती है कि कहीं जॉय उसे ही तो प्रपोज करने के लिए नहीं आ रहा और वो बेचारी खड़ी होकर जॉय की तरफ जाने लगती है, लेकिन जॉय उसे इग्नोर करता है और उसे अपने हाथ से साइड पर हटा देता है और फिर वो सीधा यूजीन के पास जाता है। फिर जॉय उसके पास जाकर उसे ब्रेसलेट निकाल कर देता है लेकिन यूजीन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, इवन वो उसकी तरफ ठीक से देखती भी नहीं है। लेकिन जॉय ने अभी तक हार नहीं मानी है। फिर वो प्रपोज करने वाली पोजीशन में नीचे बैठता है और प्रपोज करने लगता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। सबकी नजर यूजीन पर होती है लेकिन तब तक यूजीन कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है और थोड़ी देर बाद वो ये सब देखकर उठ जाती है और यूजीन को उठता देखकर जॉय बेचारा खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो सोचता है कि शायद आज उसे बेटिंग करने का मौका मिलने वाला है, लेकिन वो वहाँ इसका उल्टा हो जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, यानी कि जॉय का फिर से कटने वाला है और यूजीन उसी गुलदस्ते से जॉय के जोर से मार देती है जिसकी वजह से जॉय बेचारा सीधा हवा में उड़कर नीचे गिरता है और वो सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और फिर यूजीन भी वहां से चली जाती है और जॉय बेचारा उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है और वो सोचता रहता है कि यार मैं तो यहाँ उसका मजाक बनाने के लिए आया था लेकिन यहाँ तो मेरा ही मजाक बन गया है। और फिर वो वहां से भी उठ जाता है और वो देखता है कि सब उस पर हंस रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। तभी वो सबसे चिल्लाकर बोलता है चुप रहो, हंसना बंद करो। और कोई भी जॉय की बात नहीं सुनता है, सब हंसते रहते हैं। और फिर जॉय बेचारा सोचता है कि फिलहाल यहाँ से निकलने में ही भलाई है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेचारी रोया उस ब्रेसलेट को उठा लेती है जिसे जॉय यूजीन के लिए लेकर आया था और रोया उसे देखकर सोचने लगती है कि आखिर इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट जॉय कहाँ से लाया होगा, क्योंकि वो क्लास में सबको यही बताता है कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसीलिए रोया ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर रोया की दोस्त उसे कहती है कि उसके पास इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आएगा। और फिर रोया उसे कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, उसके पास इतना महंगा ब्रेसलेट नहीं आ सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जॉनसन फैमिली में एक लेडी होती है जो कि हमारी इस ड्रामे की एक नई लीड होने वाली है, क्योंकि ये अपने मिस्टर जैन की सेक्रेटरी भी है और उनकी काफी करीबी भी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसकी बेटी सुमी के साथ मिस्टर जैन से मिलने आई है। और हाँ, इस छोटी सी बच्ची को आप लोग हल्के में मत लेना, ये मत समझ लेना कि ये छोटी और प्यारी है। इसके साथ ही ये लड़की काफी ज्यादा होशियार और चालाक भी है और इस बात को आप लोग इस ड्रामे में आगे देखेंगे। और फिर ये छोटी सी बच्ची मिस्टर जैन से कहती है कि आप बेस्ट डैडी हो और ये बात सुनकर सेक्रेटरी बोलती है कि अरे बेटा ऐसे मत बोलो, ये मिस्टर जैन तुम्हारे अंकल है, पापा नहीं। और फिर मिस्टर जैन कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये मुझे डैडी भी बोल सकती है। और फिर हम देखते हैं कि यूजीन भी वहाँ मिस्टर जैन के सर्वेंट के साथ में अंदर आ जाती है और मिस्टर जैन उसे देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और फिर ये छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुमी है वो यूजीन को देखकर बोलती है अंकल ये कौन है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जैन की सेक्रेटरी वहां से उठकर यूजीन के पास उससे मिलने आती है और कहती है हेलो मेरा नाम हाना है, मैं मिस्टर जैन की सेक्रेटरी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजीन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही खड़ी रहती है और फिर वो उसे इग्नोर करके मिस्टर जैन के सर्वेंट से कहती है कि लंच रेडी करो, मैं मास्टर सैनी से मिलकर भी आती हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर जैन की सेक्रेटरी सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन है और इस घर में ये मेहमान कम और मालकिन ज्यादा लग रही है। और बेचारी हाना यूजीन से मात खाकर सीधे मिस्टर जैन के पास जाती है और पूछती है मिस्टर जैन ये लड़की कौन है जो यहाँ पर मेहमान से ज्यादा मालकिन लग रही है। और इस बात पर मिस्टर जैन भी कहते हैं देखो हाना, ये बात तो मुझे भी नहीं पता ये लड़की कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ग्रैंडपा और इस लड़की का काफी करीबी रिश्ता है। और इस बात को सुनकर वो हाँ कहती है और वो अपनी बेटी को इशारा करती है जिससे सुमी सीधे पानी का ग्लास लेकर यूजीन के पास ग्रैंडपा वाले रूम में पहुंच जाती है और ग्लास यूजीन को देने लगती है। लेकिन
जैसे ही सुमी पानी का ग्लास यूजिन को दे रही होती है, सुमी जानबूझकर ग्लास को छोड़ देती है। लेकिन यूजिन, जैसा कि हमें पता है कि इस ड्रामे में लीजेंड है और वो ग्लास को नीचे गिरने नहीं देती है, वो तुरंत उसे पकड़ लेती है और सुमी यूजिन को बोलने लगती है कि आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ये पानी का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया। और फिर यूजिन सुमी को कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना अगर तुमने अब की बार ऐसा दोबारा किया, तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए ये अच्छा नहीं होगा, समझी। और इस बात को सुनकर सुमी ड्रामा करते हुए रोने लगती है और वो काफी तेज आवाज में रोती है, जिससे मिस्टर जैन और उसकी मॉम वहां उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आते हैं। और इसके बाद सुमी झूठ बोलने लगती है और मिस्टर जैन से कहती है कि डैड, इस आंटी ने मुझे बहुत तेज डांटा और ये बहुत बुरी है, ये बोलकर वो तेज तेज रोने लगती है। ये बात सुनकर मिस्टर जैन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि मिस रीज, ये कैसा तरीका है बच्चों से बात करने का। और फिर यूजीन मिस्टर जैन से कहती है, देखो मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब एक्सप्लेन करूं। और फिर वो आगे कहती है, प्लीज तुम लोग यहाँ पर शोर मत मचाओ, यहाँ पर मिस्टर सिने सो रहे हैं, इसीलिए प्लीज बिना कोई आवाज के यहाँ से चले जाओ। और ये बात सुनकर मिस्टर जैन भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब हाना इतनी बात से तो संतुष्ट नहीं होने वाली है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार मिस्टर जैन इस लड़की से इतना क्यों डर रहे हैं। और फिर वो बाहर जाने के बाद मिस्टर जैन से हाना पूछती है कि आप जॉनसन फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं और फिर भी आप इस छोटी सी बच्ची के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और इससे आप इतना क्यों डरते हैं। ये सुनकर मिस्टर जैन बोलते हैं, देखो हाना, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसके किसी बात को मैं इग्नोर नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे शुरू से ही इसके ऑर्डर्स मानने की आदत हो गई है, इसीलिए मुझे मत पूछो कि मैं इसके ऑर्डर्स क्यों मानता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यूजीन मास्टर सिने यानी उनके बेटे से बोलती है कि तुम चिंता मत करो शिने, मैंने उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया है। और फिर यूजीन कहती है, तुम्हें पता है सिंगिंग टैलेंट शो होने वाला है और मैंने उसमें हिस्सा लिया है और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि बचपन में तुम बस मेरी लोरी सुनकर सो जाया करते थे, वरना तुम सोते भी नहीं थे, इसीलिए मैंने इस टैलेंट शो में हिस्सा लिया है, जिससे मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार कर सकूं और तुम्हें लोरी सुना सकूं। ये बोलकर वो वहां से एक लोरी गाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अचानक से मिस्टर जॉनसन की उंगलियां हिलने लगती है और ये देखकर यूजिन तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को ये बताती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, हो सकता है कि इसी तरीके से मास्टर सिने को जल्दी होश आ जाए, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि उन्हें होश कब आएगा, हो सकता है कि उन्हें होश आने में एक हफ्ता, एक महीना या फिर एक साल लग जाए। और फिर डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। ये बात सुनकर यूजीन वहां से आ जाती है और फिर इसके बाद वो अपने घर पर जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सुमी बाहर दरवाजे पर खड़ी है और फिर वो स्विमिंग पूल की तरफ आगे जाने लगती है और आगे जाकर वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है और वो जानबूझकर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। लेकिन यूजीन ये सब देखकर समझ जाती है कि वो ड्रामा कर रही है और तभी वहां पर सुमी की मॉम दौड़कर आती है और वो भी पानी में कूद जाती है और फिर वो भी डूबने लगती है और वो ये भी समझ जाती है कि ये दोनों भी अब यहाँ पर ड्रामा कर रही है। तभी वहां पर उनकी ये आवाजें सुनकर मिस्टर जैन वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों पानी में डूब रही है। अभी तुरंत मिस्टर जैन उस पानी में छलांग लगा जाते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल लाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मिस्टर जैन उन दोनों को पानी से बाहर निकाल कर लाते हैं, सुमी मिस्टर जैन से झूठ बोलने लगती है और कहती है कि मैं वहां पर खड़ी थी और इन आंटी ने मुझे पानी में धक्का दे दिया। और ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सारी गलती यूजीन की मानने लगते हैं। लेकिन यूजीन तब तक कुछ नहीं कहती है और ये सारी बात सुनकर मिस्टर जैन गुस्सा होकर लाल हो जाते हैं और यूजीन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? कोई इंसान इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको पता नहीं है कि ये कितना बड़ा अपराध है? और मिस्टर जैन की ये बात सुनकर यूजीन कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है क्या कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? मेरे हिसाब से अगर तुम इतनी सी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही, तो तुम प्रेसिडेंट होने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए। और ये बात बोलकर यूजीन वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यूजीन के वहां से जाने के बाद मिस्टर जैन उन दोनों को बैठकर वहां दिलासा दे रहे होते हैं। तभी मिस्टर जैन सुमी और हाना से कहते हैं कि ये छोटी सी लड़की मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मिस्टर जैन ये बात काफी गुस्से में बोलते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यूजीन यहाँ से जा चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जैन का सर्वेंट वहां दौड़ कर आता है और कहता है कि मिस्टर जैन
जल्दी चलिए, मास्टर सिने को होश आ गया है, वो ठीक हो गए हैं। और फिर मिस्टर जेन भी वहां से दौड़ते हुए मास्टर सिने के रूम में आते हैं, जहां वो आकर के डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो अभी ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, आप लोग उनका अच्छे से ध्यान रखिए। और फिर वो आगे कहते हैं उनके दिमाग के ऊपर जरा भी लोड नहीं पड़ना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और फिर डॉक्टर आगे कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि वो फिर से बीमार पड़ जाएं। और फिर डॉक्टर ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मास्टर जेन ग्रैंडपा को कुछ खिलाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आवाज सुनी थी, वो एक लोरी थी जो मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कौन थी जो यहाँ मेरे बगल में बैठकर गा रही थी? और तभी मिस्टर जेन का सर्वेंट मास्टर सिने से कहता है कि हाँ हाँ मास्टर, जब होश में नहीं थे तो यहाँ पर एक लड़की हमेशा आया करती है और वो आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ रोज आती है। वो आपके पास काफी समय बिताती है, जिसका नाम यूजीन है, और वो आपकी काफी अच्छे से ख्याल रखती है। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन काफी शॉक्ड हो जाते हैं और तभी वो धीरे से बोलते हैं कि जाओ उसे अभी बुला कर लाओ। लेकिन मास्टर जेन ग्रैंडपा से कहते हैं कि माफ कीजिए ग्रैंडपा, मैंने उसे घर से निकाल दिया है और वो बहुत घमंडी लड़की थी। उसे बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है, उसे पता नहीं है कि किससे कब और क्या बात करनी है। वो बच्चों से भी ठीक से बात नहीं करती है। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन कहते हैं मैंने कहा जाओ उसे अभी यहाँ बुला कर लाओ। और फिर मिस्टर जेन का सर्वेंट दौड़ता हुआ बाहर जाता है और हम देखते हैं कि यूजीन भी कार में बैठकर जाने वाली होती है। तभी वहां पर वो सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और वो यूजीन को आवाज लगाकर कहता है मिस यूजीन, आपको मेरे साथ तुरंत चलना होगा। लेकिन यूजीन वहां उसे कुछ नहीं कहती है। और फिर सर्वेंट आगे कहता है मास्टर जॉनसन को होश आ गया है और आपको उन्होंने तुरंत बुलाया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। और ये बात सुनकर मानो यूजीन का दिल खुशियों से भर गया हो। वो वहां से खुश होकर दौड़ते हुए अंदर जाती है, जैसे कोई माँ अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार हो। बिल्कुल वैसे ही अब सर्वेंट भी उनके पीछे जाता है। अब हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं कि मास्टर जॉनसन भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि यूजीन का फेस बिल्कुल उनकी माँ की तरह है। और वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, एक ही चेहरा दो जनरेशन के अंदर ही कैसे मैच हो सकता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरी मॉम को गुजरे हुए तो काफी समय हो गया है, और अगर मैं ये सोचूं कि ये मेरी बहन या फिर मेरी मॉम की बहन हो सकती है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि और फिर उनके इतना सोचने तक ही यूजीन उनके पास आ जाती है और उनसे इमोशनल होके आंखों में आंसू भरकर कहती है शिने, तुम्हें होश आ गया मेरे बच्चे। और मिस्टर सिने ये बात सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन उनकी हैरानगी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। मिस्टर सिने इमोशनल होकर कहते हैं तुम कौन हो, तुम कैसे जानती हो कि मेरा निकनेम शिने है? ये तो सिर्फ मेरी मॉम जानती थी, और ये उनके मरने के बाद आज तक मुझे मेरे नाम से किसी ने नहीं बुलाया है, और ना ही मैंने ये नाम किसी के मुंह से सुना है। और ये सब बोलकर वो आगे यूजीन से कहते हैं तुम कौन हो? वो धीरे से यूजीन से ऐसा पूछते हैं और फिर यूजीन रोते हुए कहती है कि बेटा ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। और फिर मिस्टर सिने सोचने लगते हैं कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है? क्या मैं इसे कह देता हूँ कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक ना करे, मेरी मॉम को गुजरे कई दशक बीत चुके हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये मेरी मॉम हो, कि 1955 में ही मैंने अपनी मॉम को अपने पास ही मरते हुए देखा था, इसीलिए मैं ये सब कैसे मान सकता हूँ। अब यूजीन मिस्टर जॉनसन के बगल में आकर बैठ जाती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हमारे पास एक छोटा पपी था और तुम उसके लिए बहुत रोते थे, तुमने जिसका नाम चुनचुन रखा था, और चुनचुन को देखकर तुम काफी खुश होते थे, लेकिन जब चुनचुन हमारे घर से खो गई थी तो तुमने पूरा घर रो रो कर अपने सिर पर ले लिया था और हमने उसे काफी ढूंढा था। फिर मिस्टर जॉनसन ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो हैरान होकर यूजीन को देखने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है? ये बात तो बस मेरी मॉम को ही पता है। अब यूजीन बहुत ज्यादा रोते हुए बोलती है कि शिने प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था, मैं मेरा वादा नहीं निभा सकी, मैं तुम्हें उतनी छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई। मुझे पता है कि तुमने मुझे काफी मिस किया और तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, इसके अलावा तुमने काफी कुछ सहा है। और फिर वो रोते हुए आगे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो उन सब चीजों के लिए जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। और फिर यूजीन मिस्टर सिने के गाल पर हाथ रखकर उनसे कहती है कि डरो नहीं शिने, मम्मा अब आ चुकी है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और फिर वे दोनों वहां पर रोने लगते हैं और मिस्टर जॉनसन को भी ये यकीन हो जाता है कि यही उनकी मॉम है, और वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। लेकिन मिस्टर जेन वहां खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और वो बहुत बड़ी हैरानगी में होते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है।
ये तो कोई फिल्म वाली स्टोरी लगती है। और फिर वो यूजीन को कहते हैं कि तुम ये सब क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर अपने ग्रैंडसन की ये बात सुनकर मिस्टर सिने को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो रोते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मॉम को नहीं पहचान सकता? ये मेरी मॉम है, समझे तुम? क्योंकि मेरी आंखें मेरी मॉम के लिए कभी धोखा नहीं खा सकती। और अगर इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मिस्टर जॉनसन यूजीन से कहते हैं कि प्लीज आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप वापस जिंदा होकर कैसे आ गई। और फिर यूजीन रोते हुए कहती है कि शने, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना याद है कि। और फिर वहां पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जो हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। और वहां पर हम देखते हैं कि यूजीन कहती है कि मैं तुम्हें बचाते हुए वहां पर मर गई थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक पार्टी में थी, बिल्कुल किसी अनजान जगह पर, अनजान लोगों के बीच। और फिर मुझे वहां समझ में आया कि उस बात को 70 साल बीत चुके हैं। मैंने जैसे ही अपना फेस आईने में देखा तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी आत्मा किसी और की बॉडी में आ चुकी है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। और जिस लड़की के बॉडी में मेरी आत्मा आई उसका नाम भी रीस है और उसकी शक्ल भी मुझसे मिलती है और इसके साथ ही उसका नाम भी मुझसे मैच करता था। और मुझे तब भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, मुझे बस इतना ही पता है। और फिर वो आगे कहती है, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। और ये सब सुनकर मिस्टर जैन कहते हैं, आखिरकार मुझे अब पता चल गया है कि तुम हमें पागल बना रही हो। मुझे पता है कि तुम इधर उधर की बातें बनाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इन फालतू बातों पर यकीन कर लेंगे? और मेरे ग्रैंडपा भी क्या तुम्हारी इन सब बातों को मान लेंगे? अब मैं समझ गया हूँ कि तुम हमारी इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए यहाँ आई हो और ये सब कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यही सब सोच रही हो तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और फिर मिस्टर जॉनसन जेन की बात को काटते हुए आगे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा ना कि ये मेरी मॉम है और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ये तुम्हारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है, इसीलिए तुम इनसे रेस्पेक्ट से बात करो, समझे तुम? और फिर मास्टर सिन्हे आगे कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? और फिर मिस्टर जैन गुस्से में कहते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ये लड़की आपसे बड़ी है और आपकी मॉम है? उसकी उम्र तो मुझसे भी छोटी है। या आपकी मॉम कैसे हो सकती है? ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर तो काफी पहले ही गुजर चुकी है। आपके पास या इस लड़की के पास ऐसा कोई एविडेंस है जिससे हम सब इस बात पर यकीन कर लें कि ये लड़की ही आपकी मॉम है? और फिर मिस्टर सेने रोते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना कि ये मेरी मॉम है, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सका। और अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। और फिर मिस्टर जैन सोचते हैं कि अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है और वो वहां पर ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते कि ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाए या फिर उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि यूजीन मिस्टर सिने से बोलती है कि मैंने देखा है कि मिस्टर जैन किसी लायक नहीं है, इसे सही और गलत में फर्क करना भी नहीं आता है। मुझे लगता है कि इसे तुमने जो पोस्ट दे रखी है वो इसके लायक नहीं है। और फिर मिस्टर सिने कहते हैं, हाँ आप चिंता मत कीजिए मॉम, जॉनसन फैमिली के अंदर सिर्फ यही एक ग्रैंडसन नहीं है बल्कि एक और है जो अभी बाहर है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि मुझे होश आ गया है तो वो जल्द ही यहाँ आएगा और फिर आप खुद आपके हिसाब से डिसाइड कर लेना कि इस घर का असली वारिस कौन बनेगा। और फिर इस बात को सुनकर बेचारे मिस्टर जैन की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि ये लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और फिर वो ये सब सोचकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाते हैं। और यूजीन कहती है कि शिने, तुम अभी आराम करो, तुम अपना ध्यान रखो और हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तुम अभी इन सब की टेंशन मत लो, मैं यही तुम्हारे पास हूँ और अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये बात बोलकर यूजीन मिस्टर जैन से कहती है कि बताओ तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। और फिर मिस्टर जैन वैसे तो यूजीन की इस बात का जवाब देने से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर वो कह देते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी पता नहीं है कि ये बात कितनी सच है और कितनी गलत। मुझे इतना पता है कि मैं पहली बार अपने ग्रैंडपा को इतना खुश देख रहा हूँ। और इस बात को सुनकर ग्रैंडपा यूजीन से कहते हैं कि देखो मॉम, अब जेन भी तुम्हारी इस बात को मानेगा। मिस्टर जॉनसन काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर फिर हम देखते हैं कि जब मिस्टर जेन वहां से जाने लगते हैं तो यूजीन उसे रोक लेती है और कहती है, देखो आज के बाद मैं इसी प्लेस में रहूंगी और मेरे लिए एक अच्छा सा रूम देखो और जैसे मैं कहूँ उसे वैसे तैयार करो ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। और मिस्टर जेन कहते हैं, हाँ ग्रैंडमा, मैं समझ गया। और ये बात बोलकर मिस्टर जेन वहां से चले जाते हैं। और फिर हम स्क्रीन पर अगला सीन देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि फ्लावर गार्डन में काफी प्यारी सुबह दिखाई दे रही है, जहाँ पर यूजीन तैयार होकर जाने लगती है
और वो जैसे ही गेट खोलती है उसका बेटा शनि वहां अचानक अंदर आ जाता है और यूजीन अपने बेटे शनि को वहां देखकर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इतनी क्या जल्दबाजी है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। और फिर मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि मुझे पता है मॉम कि आप मेरे साथ हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप वापस आ चुकी है। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई सपना आया है और मैं कल रात को कोई सपना देख रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। और फिर यूजिन शनि से कहती है तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और ये बोलकर वो मिस्टर जॉनसन को चेयर पर बिठा देती है। और फिर मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि क्या आपको याद है मॉम कि बचपन में आप मुझे ऐसे ही चेयर पर बिठाकर समझाया करती थी और कहती थी कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर सका और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता हूँ, तो मैं अब आपका ख्याल कैसे रखूंगा। और ये बोलकर मिस्टर जॉनसन इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। और फिर उनकी मॉम उनके आंसू पोंछते हुए कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम इतना मत सोचो, अब मैं यही तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी मेरा बेटा तो अभी यहीं मेरे पास है। और वहां उनकी इस तरीके की बातचीत चल रही होती है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर जॉनसन उनकी मॉम के साथ डाइनिंग रूम में आते हैं, जहां पर सभी लोग उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। मिस्टर जॉनसन इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी एक छोटी सी बच्ची के सामने झुक रहे हैं। और इसके बाद मिस्टर जॉनसन वहां आकर उनके सर्वेंट से कहते हैं आज से तुम इनका सब कहना मानोगे और याद रखना जितनी तुम मेरी रेस्पेक्ट करते हो उससे भी ज्यादा तुम इनकी रेस्पेक्ट करोगे। और इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भी इन्हें किसी भी शिकायत का मौका मत देना। और फिर मिस्टर जॉनसन आगे कहते हैं अगर हम में से कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तो हो सकता है तुम उस बात को ना मानो, लेकिन तुम्हें इनकी बात हमेशा माननी है। और फिर सर्वेंट गर्दन हिलाकर हाँ करता है और फिर मिस्टर जॉनसन वहां से चले जाते हैं। और यूजीन के लिए वो हेड ऑफ चेयर को पीछे खिसकाते हैं और यूजीन यानी उनकी मॉम से वो कहते हैं कि आप यहाँ बैठिए मॉम। और फिर जॉनसन उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, उनके लिए जूस, खाना और कई सारी चीजें उनकी प्लेट में वो खुद सर्व करते हैं। और फिर मिस्टर जैन भी वहां आकर उनकी मदद करते हैं क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि अब उनकी बात मानने में ही उनकी भलाई है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उनका एक सर्वेंट कहता है कि लगता है यंग मास्टर आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि मॉम लगता है कि मेरा छोटा ग्रैंडसन आ गया है, वो यहीं पास में रहता है और स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप उससे मिलकर काफी खुश होंगी। और फिर हम देखते हैं कि जोई काफी खुश होता हुआ अंदर आ रहा होता है, लेकिन जोई जैसे ही वहां पर अंदर आकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाता है। फिर जोई उसकी शैतानी स्माइल करके यूजीन के पास जाता है और उसे कहता है कि अरे क्या बात है, तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि यहाँ भी चली आई। और फिर जोई आगे यूजीन से बोलता है कि लगता है तुम अपने किए पर पछता रही हो, इसीलिए तुम यहाँ आकर मुझे मनाना चाहती हो। और जोई ये सारी हरकतें देखकर मिस्टर जॉनसन को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ग्रैंडसन को पीछे से एक लगाते हैं। और वहां पर मिस्टर जैन भी ये सब देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन बेचारा जोई कहने लगता है ग्रैंडपा आपने मुझे क्यों मारा। और फिर मिस्टर जॉनसन जोई को कहते हैं तुमने एक गलती की है जोई। और जोई कहता है कि आखिरकार मैंने क्या गलती की है। और फिर ग्रैंडपा कहने वाले होते हैं अभी मिस्टर जैन वहां से सभी फैमिली मेंबर्स के अलावा सभी को बाहर जाने के लिए कह देते हैं और वहां से सारे सर्वेंट्स बाहर चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब हमारी टॉप सीक्रेट बात होने वाली है, इसीलिए सब लोग यहाँ से चले जाइए। इसके बाद मिस्टर जॉनसन जोई को कहते हैं क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और फिर जोई हैरान होकर कहता है अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेरी क्लास में पढ़ती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। और फिर मिस्टर जॉनसन कहते हैं ये मेरी मॉम है और तुम्हारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है। और वो ऐसा कहते हुए जोई के पीछे वो उनकी छड़ी लेकर पड़ जाते हैं और जोई को भगा भगा कर कहते हैं तुम्हें इनकी बातें माननी होगी और इनके सामने सिर भी झुकाना होगा, समझे तुम। और जोई ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब क्या कर रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची आपकी माँ कैसे हो सकती है। वो ऐसा ग्रैंडपा से कहता है और वो आगे कहता है मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और ग्रैंडपा उसे डांट लगाते हुए आगे कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, मान लो अगर तुम्हारे डैड की मॉम को तुम ग्रैंडमा बोलोगे तो ग्रैंडमा की मॉम को तुम क्या बोलोगे, पता है ना कि ग्रैंडमा ही बोलोगे। और ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जैन को इतनी हंसी आ रही होती है कि वो उनकी हंसी नहीं रोक पाते हैं और वो उनके मुंह पर हाथ लगाकर हंसने लगते हैं। और दोस्तों इसी नोक जोक के साथ में हमारे इस ड्रामे के इस एपिसोड की एंडिंग होती है। जल्द ही हम आप लोगों से इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में जरूर मिलेंगे।